हेलो चैम्पियंस, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल फर्स्ट फ्लाइट। दोस्तों, आज हम करेंगे बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत हिस्ट्री कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन अर्ली मॉडर्न यूरोप फर्स्ट, जिसके अंतर्गत मैं आपको पेपर का एनालिसिस करवाऊंगी। तो आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपका पेपर कैसा गया था। और दूसरा, जिनका आने वाला है, जिनका ये पेपर अभी नहीं हुआ है, वो अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें आप फर्स्ट देख सकते हैं कि आपको क्या करना था। फर्स्ट 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे। टोटल 8 क्वेश्चंस थे, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था। उसके बाद हम फर्स्ट क्वेश्चन पे अगर मूव करें तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि किन्हीं 2 पर संक्षिप्त नोट्स लिखने थे, आपको शॉर्ट नोट्स लिखना था। तो इसमें आप फर्स्ट पे गुटेन वर्ग पे लिख सकते हैं। गुटेन वर्ग पे क्या लिख सकते हैं, तो गुटेन वर्ग जो थे वो एक जर्मन आविष्कारक थे और इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी। तो आप ये लिख सकते थे, इसी को डिस्क्राइब कर सकते थे कि उनका और भी बहुत सारे योगदान था, उनका बर्थ क्या हुआ था, कहाँ हुआ था, ये आप सारी चीज़ें लिख सकते थे। सेकंड आपका है मानवतावाद। मानवतावाद में आप ये लिख सकते थे कि जैसे आप कंपैरिजन बता सकते थे कि पहले जो था ना, वो पहले किसी भी चीज़ पे अगर व्याख्या की जाती थी तो सेंटर में या तो सूर्य को या तो फिर पृथ्वी को रखा जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, तो मानवतावाद के आने के बाद क्या हुआ, तो इसी पे फोकस किया जाने लगा। जैसे उन मानव पे, मतलब मानव को केंद्र में रखकर कोई भी मतलब कह सकते हैं आप कि आविष्कार किया जाने लगा, जिसमें मानव मूल्यों, चिंताओं पर ध्यान केंद्रित किया जाने लगा। उसके बाद थर्ड है आपका काल्विन। तो काल्विन पे भी आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते थे, ये भी एक बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्रिस्टोफर कोलंबस। तो क्रिस्टोफर कोलंबस तो बहुत ही ईजी है, इसमें तो आप बहुत सारी बातें लिख सकते थे कि इनका बर्थ प्लेस क्या है, तो इटली है। वैसे इनका विवादित है, पुर्तगाल भी कहीं कहीं लिखा होता है, लेकिन मेनली इटली हम मान लेते हैं। उसके बाद इनका जो सबसे बड़ा योगदान है, इनकी जो सबसे बड़ी खोज है वो क्या है, तो वो अमेरिका की खोज है। तो आप इनमें से किन्हीं 2 पर टिप्पणी कर सकते थे। उसके बाद इसका और वाला क्वेश्चन भी बहुत इजी है। जैसे देखिए है, यूरोप के दिए गए मानचित्र पर प्रारंभिक आधुनिक यूरोप के सांस्कृतिक दृष्टि से संबंधित किन्हीं 5 शहरों को अंकित कीजिए। आपको यूरोप के जो पुनर्जागरण से जुड़े हुए थे वो 5 शहर आपको यूरोप के मैप पे बताना था। उसके बाद प्रत्येक शहर के क्या तो 2 जो व्यक्ति है, प्रमुख व्यक्ति है, उनके बारे में बतानी थी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें महत्वपूर्ण व्यक्ति के नाम व उनके बारे में 2 पंक्तियां अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना था। तो आप यूरोप का मैप देख सकते हैं। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि यूरोप का मैप भी दे दिया था। तो आप यूरोप के मैप में आप क्या इसमें लोकेट कर सकते थे। तो यहाँ पे दोस्तों एक जो है वो इटली है, दूसरा यहाँ पे आप इटली लोकेट कर सकते थे, दूसरा स्पेन है, फिर ये पोर्चुगल है उसके साइड में, फिर उसके थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो फ्रांस है, और फिर उसके भी थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यूके मतलब ब्रिटेन है। तो ये आप लोकेट करके और आप इसको डिस्क्राइब कर सकते थे, 2 व्यक्तियों के नाम लिखकर, और उनके योगदान को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है आपका क्लासिकी और मध्यकालीन यूरोप की उपलब्धियों की समीक्षा कीजिए। और क्या करना है, जिन्होंने प्रारंभिक आधुनिक यूरोप के जीवन को गहरे तौर पर प्रभावित किया। तो इसमें आप मध्यकालीन यूरोप में क्या क्या हुआ, तो एक तो रेनेसा, जिसे आप पुनर्जागरण कहते हैं, दूसरा धर्म सुधार हुआ, तीसरा बहुत सारी भौगोलिक खोजें हुई, है ना। तो ये उपलब्धियां थी। अब इनकी समीक्षा करनी थी, इसके प्लस पॉइंट क्या थे और माइनस पॉइंट क्या, निगेटिव इम्पैक्ट क्या था। तो ये आप मतलब बता सकते हैं, और उन्होंने जीवन को कैसे प्रभावित किया ये भी आप बता सकते हैं। उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन आपका है संस्कृति शब्द की व्याख्या कीजिए। मतलब पहले आपको डेफिनेशन देना था संस्कृति, जब जो भी हमारा कल्चर होता है जिसको हम फॉलो करते हैं और जिसके लिए हम पूरी तरीके से मतलब डिवोट होते हैं उसके तरफ, तो ये आपको लिखना था। और उसके बाद नेक्स्ट है कि संस्कृति की विभिन्न अवधारणाओं की चर्चा कीजिए। तो संस्कृति की विभिन्न अवधारणाएं आप लिख सकते हैं। और उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है
तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था दोस्तों, तो 4 में था कि पुनर्जागरण सर्वप्रथम इटली में अस्तित्व में क्यों आया। मतलब यूरोप के तो बहुत सारे फेमस मतलब आप कंट्री कह सकते हैं, जैसे फ्रांस हो गया, यूके हो गया, लेकिन इटली में ही ऐसा क्या हुआ कि इटली में ही पुनर्जागरण की शुरुआत हुई और अस्तित्व में आया। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि जो इटली है वो भौगोलिक जो दृष्टि से बहुत ज़्यादा अनुकूल है यहाँ की परिस्थितियाँ। दूसरा आप लिख सकते थे कि व्यापार यहाँ पे बहुत अच्छे से संचालित किया जाता है। तीसरा आप लिख सकते हैं कि समृद्धि से मध्यम वर्ग का विकास हुआ। मतलब पुनर्जागरण में क्या था, तो बहुत ज़्यादा समृद्धि थी, और समृद्धि बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या हुआ, मध्यम वर्ग जो मिडिल क्लास लोग थे उनका क्या हुआ, विकास हुआ। और उसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि वेटिकन जो सिटी है यहाँ का, वहाँ पे पोप का निवास था, तो वो भी इसके लिए एक प्रेफरेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है कि पुनर्जागरण यहाँ पे हो सबसे पहले। और उसके बाद सामंतवादी व्यवस्था नहीं थी यहाँ पे, तो आप इसको भी डिस्क्राइब कर सकते थे कि ये सारे कारण हैं जिससे इटली में ही पुनर्जागरण की शुरुआत सर्वप्रथम हुई। उसके बाद हम 5th क्वेश्चन देखते हैं। तो 5th क्वेश्चन में क्या है कि प्रारंभिक आधुनिक यूरोप के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन को आकार प्रदान करने में पुनर्जागरण के प्रभाव का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो दोस्तों जब भी आलोचनात्मक मूल्यांकन करना हो तो आप क्या कर सकते हैं कि उसके पॉजिटिव निगेटिव दोनों ही पॉइंट्स को मेंशन करेंगे और उसके बाद आप कंक्लूड करेंगे अपने आंसर को। तो पहले क्या था, पहले मतलब आप पॉजिटिव तो आपको पता ही है कि क्या क्या हुआ। तो मतलब भौगोलिक खोजें हुई, पुनर्जागरण से लोगों में मतलब नई नई चेतना जागृत हुई, उसके बाद नए नए बुक्स भी लिखे गए, उसके बाद भौगोलिक खोजें हुई, जो लोग एक दूसरे कॉन्टिनेंट से दूसरे मतलब जाने आने लग गए, आवाजाही होने लगी और लोगों में बहुत ज़्यादा चेतना का विकास हुआ, ये आप लिख सकते हैं। लेकिन नेगेटिव भी इसके बहुत इम्पैक्ट पड़े, जैसे कि आप ये लिख सकते हैं कि आवाजाही होने से, भौगोलिक खोजें होने से क्या हुआ, आवाजाही होने शुरू हो गई। और आवाजाही होने से क्या हुआ, तो जैसे सपोज कीजिए कि मुझे कोई मतलब ऐसा डिजीज़ है ना, जो सब मैं सफ़र कर रही हूँ उससे, और मैं किसी और कॉन्टिनेंट में जाऊँगी तो वहाँ के लोगों को भी ये मतलब वायरल होगा तो वो फैल सकता है। तो बीमारियों का प्रचार प्रसार मतलब बहुत ज़्यादा हुआ उस टाइम पे। दूसरा आप ये लिख सकते हैं कि मान लीजिए कि मतलब यूरोपीय कंट्री जो है वो हमारे मतलब क्या कह सकते हैं आप कि ईस्ट वाले कंट्रीज़ में, ईस्ट पार्ट में मूव करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो इससे क्या हुआ, तो इससे ये हुआ कि जो उनकी मूल संस्कृति थी है ना, जो उनका मेन जो कल्चर था उसको उन्होंने खोना शुरू कर दिया। जो यूरोपीय देश के आने से जो भारतीय मूल संस्कृति थी वो कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व खोने लग गई। तो ये सारे पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हैं और उसके बाद आप निष्कर्ष लिख सकते हैं। मतलब 10 से 12 हाँ इतना तो लिख सकते हैं आप, इतना लिख दीजिएगा। और उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन के उदय के पीछे क्या कारण थे। तो प्रोटेस्टेंट का आपको अच्छे से पता होगा कि बहुत सारे कारण थे, तो आप इसको मतलब डिवाइड कर सकते हैं धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक में। धार्मिक में आप क्या लिख सकते हैं, तो चर्च में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो गया था, तो इसको आप मेंशन कर सकते हैं। दूसरा आप ये मेंशन कर सकते हैं कि पोप का एकाधिकार, मतलब जो अभी जो प्रेसिडेंट कर सकते हैं ना, उस टाइम पोप कर रहे थे, और पोप जो है वो उनको मृत्यु दंड देने तक का अधिकार था, और उनका मतलब बहुत ज़्यादा वो हो गए थे, कह सकते हैं आप कि निरंकुश हो गए थे। तो ये एक मतलब पॉइंट था। दूसरा आर्थिक में आप क्या लिख सकते हैं कि भूमि जो थी वो बहुत ज़्यादा थी है ना, और उसका दुरुपयोग भी किया जा रहा था, कर में वृद्धि की जा रही थी। मतलब यहाँ तक कि जो पोप थे यानी कि जो चर्च था वो टैक्सेशन का वर्क भी करते थे। तो ये एक पॉइंट आप बता सकते हैं प्रोटेस्टेंट के शुरुआत का। दूसरा है राजनीतिक में राष्ट्रीय भावना का उदय, जो लोग थे वो शिक्षित होने लग गए थे और उनको मतलब वो अब अंधविश्वास से ऊपर उठकर काम करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रोटेस्टेंट की शुरुआत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद सांस्कृतिक कर सकते हैं आप। तो सांस्कृतिक में क्या हुआ, बौद्धिक विकास हुआ है ना, बहुत सारी प्रिंटिंग प्रेस के आ जाने से बहुत सारी बुक्स वगैरह छपने लग गई, न्यूज़पेपर्स छपने लग गए, तो इससे क्या हुआ, बौद्धिकता में विकास हुआ। और उसके बाद नवीन आविष्कार, तो हमने अभी तक पढ़ा है कि नवीन आविष्कार हुए जिसके कारण से क्या हुआ, प्रोटेस्टेंट बाद में
धर्म सुधार आंदोलन शुरू हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रारंभिक आधुनिक यूरोप के धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर की क्या भूमिका थी। तो मार्टिन लूथर की बहुत बड़ी भूमिका थी। प्रोटेस्टेंट बाद में अगर देखें तो सेंटर में मार्टिन लूथर ही थे। इन्होंने लोगों को इन्फ्लुएंस किया। इन्होंने ये बताया कि कैथोलिक चर्च जो है वो कैसे मतलब आपका शोषण कर रहे हैं, पोप कैसे आपका शोषण कर रहे हैं, कैसे मतलब अंधविश्वास बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया है। तो इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। तो ये आप अच्छे से 5-6 पेजेस में लिख सकते हैं इसका आंसर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में स्पेन और पुर्तगाल को हाईलाइट किया है। क्या है? स्पेन और पुर्तगाल के द्वारा समुद्र पारीय साम्राज्य स्थापित करने के पीछे जिम्मेदार कारक क्या क्या थे। तो इसमें बहुत सारे आप आर्थिक कारक लिख सकते थे कि वो व्यापार में मतलब बहुत ज़्यादा इनकम चाहते थे, प्रॉफिट चाहते थे, एसेट कम से कम वो लगा के और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाना चाहते थे। तो आर्थिक मतलब आर्थिक में ये व्यापार का आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा की भौगोलिक खोजें हो गई थी। यहाँ पे क्या है कि स्पेन और पुर्तगाल के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा मतलब क्या कह सकते हैं आप, आकांक्षी थे, जिज्ञासु थे। तो उनको मतलब उनकी जिज्ञासा हुई कि हम क्या करें, दूसरे कॉन्टिनेंट में जाए, उनके साथ व्यापार करें। दूसरा कि इन्होंने नक्शा वगैरह, मैप वगैरह बनाना शुरू कर दिया था। तो इन्होंने बहुत मतलब जल्दी इन्होंने बहुत नई जगहों की खोज की। जैसा पुर्तगाल में वास्को डी गामा को ले सकते हैं कि उन्होंने ही फर्स्ट टाइम क्या किया था, सी रूट से भारत को खोज निकाला था। तो ये आप लिख सकते हैं कि यहाँ का मतलब यहाँ की राजनीतिक स्थिरता यहाँ को देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते थे। तो ये आपका दोस्तों पेपर है, पेपर का एनालिसिस है और आप ये अच्छे से कर सकते हैं। जिनका हो गया है वो एनालाइज कर सकते हैं कि उनके कितने आंसर सही है। और उसके बाद कोई भी 4 टॉपिक्स आपको मेंशन करने थे, इसमें लिखने थे आपको। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।